हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 2 ऑफ पाइथन वर्कशॉप। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लूपिंग एंड फंक्शन है। आज के जो स्क्रीन पर टॉपिक्स दिख रहे हैं, आज हम सारे ये कवर अप करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जो हमारा लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो हम बेसिकली आज हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लूप स्टेटमेंट। तो लूप स्टेटमेंट में जाने से पहले हमें सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट जो जानना है वो कि फ्लो कंट्रोल कैसा होता है पाइथन का, वो जानना बहुत जरूरी है। तो अब वो देखा जाए तो फिर तीन प्रकार के होते हैं, सीक्वेंशियल है, कंडीशनल है, इटरेशन है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करते हैं? तो क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, इसलिए लाइन बाय लाइन वो अपना जो कोड है वो एग्जीक्यूट करता है। मान लो पहले लाइन में a=10 लिखा हुआ है और बाद में प्रिंट ए लिखा हुआ है, तो वो पहले चेक करेगा कि हाँ भाई ए जो है बराबर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, उसके बाद उसमें 10 स्टोर्ड है। ठीक है। मतलब जो एक जगह है जहाँ पे 10 स्टोर्ड है वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, फिर प्रिंट कर देगा उसे। तो ये सीक्वेंशियल फ्लो हो गया। हाँ, ये डिफॉल्ट वे होता है पाइथन के स्क्रिप्ट का फ्लो ऑफ कंट्रोल। दूसरा होता है कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है कि भाई अगर इफ ब्लॉक ट्रू है तो फिर वो उसके अंदर जाएगा, वरना एल्स ब्लॉक ट्रू है तो उसमें जाएगा। तो कंडीशनली वो देखता है कि भाई हाँ, जो कंडीशन ट्रू है उस ब्लॉक में जाऊंगा, वरना अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो उस ब्लॉक में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब जो नेक्स्ट आता है जो हमें मेन पढ़ना है वो इटरेशन। इटरेशन मतलब कि ये बोलता है कि हम ऐसा समझ सकते हैं इटरेशन को सबसे आसान भाषा में कि फॉर अ रेंज ऑफ वैल्यू, मतलब पाइथन के हिसाब से बता रहा हूँ, फॉर अ रेंज ऑफ वैल्यू हम जो है ना एक वेरिएबल को बार बार एक एक कोड पे ना बार बार उसको बार बार रन करवाते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ कोड की उसकी फंक्शनलिटी क्या होगी। लेकिन एक वैल्यू को उसी रेंज पर या फिर एक वेरिएबल को एक रेंज ऑफ वैल्यूज पर बार बार इटरेट करना है, फिर बार बार उस पर चलाते रहना, उसको इटरेशन कहते हैं। तो आई होप ये फ्लो ऑफ कंट्रोल क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फॉर लूप्स की तरफ। फॉर लूप्स बेसिकली ये रहता है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल, हाँ, हम एक रेंज ऑफ वैल्यू के ऊपर ना बार बार है ना उसको इटरेट करवाते हैं। ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ दिख भी रहा है कि एग्जीक्यूट्स अ सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है। सो इसके वे ना तीन वेरिएशंस बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो तीन डिफरेंट टाइप्स है। फॉर विथ रेंज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, फॉर विथ इन। ठीक है। तो फॉर विथ रेंज सिंपली ऐसा है कि एक रेंज के ऊपर हम लोग है ना एक लूपिंग वेरिएबल बनाते हैं और उसको रेंज पर हम बार बार एग्जीक्यूट कराते हैं, और रेंज की जो वैल्यू है उससे एक कम तक जाता है। डोंट वरी, ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सब अच्छे से क्लियर होगा। जो रेंज, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप है उसमें बस हम एडिशनल पैरामीटर ऐड कर देते हैं। जैसे कि भाई स्टार्ट एक काम करते जीरो से मत कर, एक काम कर टू से स्टार्ट कर, स्टॉप टू 10 पे कर लेना, और स्टेप जो है एक एक का रखेंगे। तो टू के बाद थ्री ना आते हुए फोर आ जाएगा, एक एक का स्टेप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फॉर विद इन में ऐसा होता है कि लाइक जो लूपिंग वेरिएबल है वो किसी एक एलिमेंट पे बार बार वो इटरेट होता है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है तो लिस्ट पे वो बार बार इटरेट होगा कि भाई लिस्ट में जितने भी आइटम्स अगर हमें प्रिंट कराना है तो फॉर इन जो वेरिएशन है फॉर लूप का उसे हम करवा सकते हैं। सो आई होप यहाँ पे फॉर लूप्स भी क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। वाइल लूप्स की तरफ आते हैं। तो वाइल लूप्स ना पर्सनली आई फील बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि क्या है, यहाँ पे ना हमारे पास चांसेस रहते हैं कि भाई हम जो है ना एक इन्फिनाइट लूप में अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाइल लूप का कहना बस इतना है कि वाइल जब तक एक कोई कंडीशन ट्रू है ना, हम जो बॉडी है वाइल की वो हम बार बार एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो अब बोलोगे इसमें दिक्कत क्या है? मान लो मैंने कोई ऐसी टर्मिनेशन कंडीशन दी ही नहीं वाइल को कि जिससे कि भाई वो जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स हो पाई है, तो फिर वो जो लूप की बॉडी है या फिर है ना जो वाइल की बॉडी है उसमें से फिर वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, और हमें जो है सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। या तो भाई जो अपना टर्मिनल है उसको बंद कर दो, या फिर भाई एक काम करते हैं हम लोग, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वही छोड़ देते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग तो छोड़ नहीं सकते, तो एक काम करते हैं हम हमारा टर्मिनल बंद कर लेंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ तुम लोग चाहो तो इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे ट्राई कर सकते हो। एक सिंपल सा कोड लिख के कि भाई वाइल ट्रू, और नीचे कोई एक कुछ भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो, वो बार बार प्रिंट करता ही रहेगा, प्रिंट करता ही रहेगा। उसको तुम कुछ नहीं कर सकते, वो टर्मिनल तुम्हें पूरा क्लोज करना पड़ेगा तभी जाके वहां से तुम एग्जिट हो पाओगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर वाइल लूप्स। आगे बढ़ते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट्स। अब भाई जंपिंग स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा है कि ये कूदाते हैं। तो हमें तो नहीं कुदा सकते क्योंकि हम तो भाई यूजर है, हम नहीं कूदेंगे। हाँ, तो किसे कुदाएंगे? तो पाइथन को कुदाते हैं हम इधर से उधर। ठीक है। तो तीन स्पेशल प्रकार के जंप स्टेटमेंट्स है या फिर स्किप ओवर स्टेटमेंट्स है। वो कोड के किसी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ मूव ऑन करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो इसमें तीन ही पार्ट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ठीक है।
ब्रेक क्या करता है कि भाई जो करंट लूप है उसमें से बस ब्रेक कर देता है और है ना तुम्हें बाहर निकाल देता है। अगर बाद में कुछ और लाइंस होगी तो फिर वो एग्जीक्यूट होंगी वरना नहीं होगी, लेकिन वो वहां पे बस ब्रेक कर देता है। मान लो जैसे मैंने एक कोड लिया कि भाई एक वेरिएबल है जिसको ना एक लिस्ट है 1 से लेकर 10 तक, उसको सबको प्रिंट करना है, लेकिन अगर 3 आता है, मान लो कि अगर 3 आता है वहां पे, तो फिर हमें वहां से ब्रेक कर देना है और वहां से हमें फिर वैल्यू एक एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेना है कि भाई 3 हैज केम, सो नाउ आई विल ब्रेक फ्रॉम हियर। तो सिंपली फॉर लूप के जरिए इसको इटरेट करवा सकते हो और है ना यहाँ से हम लोग ब्रेक लिख के यहाँ से ब्रेक करवा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, इट्स कंप्लीटली फाइन, जब हम कोडिंग करने जाएंगे तो सब आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू क्या करवाता है कि कंटिन्यू ना एक वैल्यू को स्किप करने में हेल्प कर लेता है। इतना आसानी से इसको समझ सकते हैं कि भाई अगर चलो 3 आ गया ना तो ठीक है, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, 3 को छोड़ दो, आगे कंटिन्यू करो, मतलब 3 आ गया, 3 को हटा दी तो आगे क्या है, 4 है, ठीक है, 4 से कंटिन्यू करो। मान लो के लिए 6 पे भी मैंने बोला कि भाई कंटिन्यू कर देना है, तो 6 की वैल्यू को स्किप कर देगा, उसके आगे और फिर कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है। और जो लास्ट बचता है पास, पास जो कि है ना सबसे ज्यादा काम आएगा। पास एक नल स्टेटमेंट है, उसका मतलब यही है कि भाई कि ठीक है कि लाइक जैसे अभी हम लोग कभी कभी करते हैं कि भाई मान लो कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें कि लाइक हम लोग कुछ क्विज टाइप का खेल रहे हैं, तो भाई आंसर नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ले पास दे देता हूँ, जा भाई मुझे आंसर बता दे, मुझे नहीं पता आंसर क्या है। तो पास भी बेसिकली पाइथन में सेम काम करता है। पास ये करता है यही है कि भाई हाँ, अगर कोई कोड ऑफ ये है, कुछ कोड का एग्जीक्यूशन है, उसके बाद अगर हमने पास लिख दिया तो वो समझ जाता है पाइथन कि हाँ भाई इसके बाद इसका कुछ एग्जीक्यूशन नहीं है, यहाँ से हमें चुपचाप हट जाना है करके। ठीक है, सो जंपिंग स्टेटमेंट्स में इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस, फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन में, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है वो फंक्शंस का ही आता है। सो ये डायग्राम देख के बहुत कुछ है ना अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो एक कीवर्ड लिखना जरूरी है जो कि है डीईएफ, डेफ। उससे जो है फंक्शन डिफाइन होता है। फिर फंक्शन का नाम लिख लो। हाँ, फंक्शन का नाम हो सके तो स्नेक केस में लिखो। स्नेक केस अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। स्नेक केस मतलब माय अंडरस्कोर और फिर फंक्शन लिखो, ये स्नेक केस होता है। इसी हिसाब में लिखना दी बेस्ट है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स मतलब ये समझ लो कि भाई कुछ अगर हमें फंक्शन में पास करवाना है तो वो आर्ग्यूमेंट्स के जरिए होता है। ठीक है। तो वो आर्ग्यूमेंट्स हो गए। फिर फंक्शन की बॉडी है, उसमें कुछ प्रिंट कराना है, उससे कुछ रिटर्न करवाना है। वो सब इसमें आता है। हाँ, और प्रिंट और रिटर्न में काइंड ऑफ डिफरेंस ये है कि भाई रिटर्न जो है ना एक वैल्यू फंक्शन की तरफ से जो कैलकुलेट होके या फिर विदाउट कैलकुलेशन भी एक वैल्यू बस रिटर्न करता है, वो प्रिंट नहीं कर रहा है हमारे लिए आउटपुट स्क्रीन पे, बस वैल्यू यहां से वो भेज रहा है। अब उसे प्रिंट कराना है नहीं कराना है वो यूजर की ही चॉइस है, बट वो प्रिंट नहीं कराता है। ठीक है। और हाँ, इसमें भी इंडेंटेशन का खास ध्यान रखेंगे वरना एरर्स आते हैं। और ज्यादा डिटेल्ड में फंक्शंस के बारे में हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तो सभी को समझ में आ जाएगा। तो आई होप फंक्शंस भी थियोरेटिकली कंसेप्चुअली थोड़ा क्लियर होंगे। सो आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन में ना दो चीजें होती है, जो कि मैंने बोला था कि आर्गुमेंट्स पास होते हैं। अब मान लो हमें यही नहीं पता कि भाई कितने आर्गुमेंट्स देने हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक ऐड नाम का फंक्शन बनाता हूँ, हाँ, जिसमें कि ना मैं ये बोल दिया कि मुझे कुछ नंबर्स दे दो, मैं उनको ऐड करके बता दूंगा। अब भाई हो सकता है मैंने तो 2 नंबर्स ही दिए, हो सकता है मेरा कोई फ्रेंड है उसने 3 नंबर्स दे दिए, कोई और एक्स पर्सन है उसने तो भाई 5 नंबर दे दिए, फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए यूज होता है एस्ट्रिक ARGS, जिसका मतलब ये होता है कि लाइक है ना जितने भी हमें आर्गुमेंट्स पास करने हैं, वो टपल के फॉर्म में ना यहाँ पे पास ऑन होते हैं और यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है उन सब पे इटरेट हो जाता है और सारी वैल्यूज को लेके जो भी फंक्शन का टास्क होता है वो परफॉर्म कर देता है। हाँ, उसी का एक और भाई है जो कि है क्वार्क्स करके। उसमें 2 एस्ट्रिक लगता है और KWARGS उसका लिखने का तरीका है। ये लिखने का तरीका प्री डिफाइंड नहीं है। हम एस्ट्रिक आर्ग्स की जगह एस्ट्रिक नंबर्स भी लिख सकते थे और डबल एस्ट्रिक वैल्यूज भी लिख सकते थे, इट डजेंट मैटर, बट लाइक ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ताकि है ना जब कोई मान लो अगर आप है ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो और अगर आप इन सबको यूज करते हो तो डीबग करते हो कि ये सब चीजें आसानी से पता चल जाती कि अच्छा ये फंक्शंस में तो भाई हमने n पैरामीटर्स ले n आर्ग्यूमेंट्स ले लिए हैं। तो फिर इसलिए यहाँ पे एस्ट्रिक आर्ग्स का यूज हुआ है। हाँ, तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है, इट डजेंट मैटर तुम क्या लिखो, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में भी दिख रहा होगा एस्ट्रिक किड्स लिखा हुआ है और इधर एस्ट्रिक एस्ट्रिक किड लिखा हुआ है। तो अब वापस कमिंग बैक टू द टॉपिक कि क्वार्क्स क्या होता है। क्वार्क्स ये होता है कि लाइक डिक्शनरी के फॉर्मेट में पास ऑन होता है वैल्यूज, और इसमें ऐसा रहता है कि एक की रहती है और उसका एक वैल्यू पेयर रहता है। जैसे कि ये एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ।
एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि एक फंक्शन है माय फंक्शन करके, उसमें किड नाम से एक क्वार्क गया है और उसका एक लास्ट नेम हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो माय फंक्शन जैसे ही आता है, मैं एफ नेम मैंने लिखा है टोनी और एल नेम के लिए मैंने स्टार्क लिखा है। तो एफ नेम जो है की हो गई, की का उसके पास एक वैल्यू क्या है कि मेरी एफ नेम में की हो गई और उसका एक वैल्यू है टोनी करके, एल नेम में की हो गई और उसका जो वैल्यू है वो स्टार्क हो गया करके, ठीक है। तो ऐसे क्वार्क भी पास ऑन होते हैं। आर्स और क्वार्क्स पे भी हम लोग प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो जरूर देखेंगे। सो वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। सो आई होप ये फंक्शंस का आर्क्स एंड क्वार्क्स भी सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेरिएबल स्कोपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। ये एकदम आसान भाषा में बोलूँ तो ये बताता है कि भाई कोई एक वेरिएबल है, उसकी लाइफ लाइन कितनी है ना, वो वेरिएबल स्कोपिंग बताता है, ठीक है। तो चार प्रकार के वेरिएबल की लाइफ लाइन रहती है: बिल्ड इन, ग्लोबल, एनक्लोज और लोकल। बिल्ड इन मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक वेरिएबल्स या फिर इनको कीवर्ड्स ही ले लेते हैं, क्योंकि ये रिजर्व्ड रहता है पहली पाइथन के बिल्ड इन मॉड्यूल्स में, जैसे प्रिंट वगैरह हो गया। इसको कहीं भी लिख लो, प्रिंट को कहीं भी लिख लो, प्रिंट वही काम करेगा, वो डिस्प्ले ही करके देगा जो भी हम उसके अंदर डालेंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो बिल्ड इन जो वेरिएबल स्कोपिंग रहता है, उसमें जितना भी कहीं भी पाइथन में लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे का वैसा ही एक्ट करेगा, उसके जो बिहेवियर है या फिर उसके जो लाइफ साइकिल है वो एंड नहीं होगी अनटिल एंडलेस हम पूरी पाइथन की जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको क्लोज ना कर दे, ठीक है। फिर ग्लोबल आता है। ग्लोबल मतलब ये हाईएस्ट लेवल पे होता है। ये प्रोग्राम के शुरुआत में कहीं हो जाता है और इसको ना कहीं से भी एक्सेस कर लो। हाँ, इसको किसी फंक्शन में एक्सेस कर लो, इसको कहीं क्या बोलते हैं, कोई कंडीशनल एरिया में एक्सेस कर लो, इसको कोई और स्टेटमेंट में एक्सेस कर लो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एनक्लोज मतलब ऐसे समझ लो कोई एनक्लोज फंक्शन या एनक्लोज ब्लॉक के अंदर है, मतलब जैसे कंडीशनल ब्लॉक के अंदर है। इफ के अंदर मान लो कोई अगर वेरिएबल एनक्लोज्ड है तो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। ये हम प्रैक्टिकली सारा देखेंगे कि भाई एनक्लोज्ड कौन सा है, लोकल कौन सा है, ग्लोबल कौन सा है करके। बिल्ड इन बताने की आई गेस जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे कीवर्ड्स ही होते हैं ऑलमोस्ट। लोकल वाले ऐसा समझ लो कि कोई क्लास के अंदर या फंक्शन के अंदर, अब क्लास नहीं पता होगा तो वो एक ऊप्स का कंसेप्ट है, उसकी तरफ मत जाना। लोकल बस ऐसा समझ लो कि एक लोकल ब्लॉक ऑफ कोड, यानी एक छोटे से ब्लॉक ऑफ कोड में अगर कुछ है ना लिखा हुआ है तो वो लोकल के इसमें आता है। ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वेरिएबल स्कोपिंग समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स भी है तो जब प्रैक्टिकली करने जाएंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे पूरा हमारा जो वेरिएबल स्कोपिंग का कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग की तरफ। तो ये जो कंसेप्ट है ना स्पेसिफिकली, अगर आप पाइथन से डेटा साइंस वगैरह करने जाते हो तब बहुत ज्यादा काम आता है, और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो फाइल हैंडलिंग से ज्यादा रिलेटेड है तभी ज्यादा काम आता है, वरना एज एज ए जनरल इसका इतना कुछ ज्यादा यूसेज नहीं है इन डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसे इस बात को ये मत लेके चले जाना कि भाई हाँ सर ने तो बोल दिया कि भाई इसका तो कोई यूज ही नहीं करके, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे होता क्या है, इससे हम ना अलग अलग प्रकार की फाइल्स खोल सकते हैं। हाँ, टेक्स्ट या बाइनरी फॉर्मेट में, और है ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स की भी फाइल्स खुलती है, जैसे डॉट सीएसवी हो गई, डॉट टीएक्सटी हो गई। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स की हम फाइल्स खोल सकते हैं। उसके अंदर की जो चीजें हैं वो हम रीड करके हम प्रिंट करवा सकते हैं हमारे प्रोग्राम से। उसके अलावा हम लोग जो है अलग अलग जो बिल्ड इन मेथड्स है फाइल हैंडलिंग के, वो यूज करके हम है ना अलग अलग फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, और अलग अलग इस फॉर्मेट में हम फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। और वो सब क्या है वो मैं अभी आगे बताता हूँ, लेकिन मेन चीज है जो हमें याद रखनी कि भाई फाइल ओपन कर लेना तो उसे क्लोज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइल को कभी भी ओपन मत छोड़ना, ठीक है। बाकी कुछ जैसे नॉर्मल पॉइंट्स हो गए कि भाई जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ईच लाइन ऑफ अ फाइल इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड द ईओएल, या फिर एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर, जैसे कि कॉमा रहता है, जैसे कि फुल स्टॉप होता है, ये सारे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है जिससे कि पाइथन समझता है कि हाँ भाई यहाँ एक लाइन खत्म हुई है, ठीक है। तो ये सब इसके जो मेथड्स है वो अभी हम आगे देखते हैं। फाइल मेथड्स इन पाइथन। तो पाइथन में ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमारे पास मेथड्स है, जैसे कि ओपन करने का, क्लोज करने का, उसके अलावा फिर लाइक रीड कर सकते हैं, रीडेबल है, रीड लाइन्स है, राइटेबल है। ये सारी जितने मेथड्स है ना इनमें से मैं कुछ बता दूंगा, बाकी सब है ना आपके लिए है। जाके कोई भी मेथड ओपन करो, मतलब जो भी मेथड है उनको यूज करके देखो उनसे क्या होता है। ये सब है ना आप लोग यूज करके खेल सकते हो या फिर है ना ट्राई आउट कर सकते हो कि इससे क्या क्या होता है। वैसे ही आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ कुछ है ना मेथड जो है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओपन से समझ में आ रहा होगा कि ओपन हो रहा है, क्लोज से भी क्लोज हो रहा है, ठीक है।
रीड से ये हो जाता है कि लाइक जो फाइल के अंदर का जो कंटेंट है वो रीड आउट करके हमें प्रिंट करने का मौका मिल जाता है। रीडेबल से ये होता है कि भाई हमें ये पता चल जाता है कि जो फाइल है वो रीडेबल है या नहीं। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मान लो मेरे पास एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है। मान लो मेरे स्टूडेंट्स का एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है कि मेरे पास उन लोग के सबके फोन नंबर्स है। तो मैं चाहूंगा ही कि ये जो फाइल स्ट्रीम है मेरी, या फिर ये मेरी फाइल ही समझ लो, हाँ, ये मैं रीड ना रहने दूं, मतलब रीडेबल ना रहने दूं। तो मैं उसके अंदर सेटिंग्स करके ऐसा कुछ चेंजेस कर लूंगा कि उसको रीडेबल ना रखूं। और जब मैं ये फंक्शन को उस फाइल पे अप्लाई करूंगा तो वो अपने आप मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा कि भाई हाँ ये रीडेबल नहीं है। वैसे रीड लाइन एक एक लाइन रीड करके दे देगा हमें फाइल से। रीड लाइंस जो है एक लिस्ट के रूप में हमें जितने भी लाइंस है वो रीड करके हमें दे देगा, और एक लिस्ट के फॉर्मेट में हमें आउटपुट देगा। फिर राइटेबल जाते हैं तो फिर वो यही बताता है कि राइटेबल है कि नहीं। अब राइटेबल का भी एक एग्जांपल सिंपल ले ले, तो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने सारे स्टूडेंट्स का एक टेस्ट क्रिएट करवाता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि ये फाइल है, इसमें तुम्हारे रिजल्ट स्टोर्स है, इसे तुम देख लो। तो मैं चाहूंगा कि ये जो मेरी फाइल है इसको मैं रीड फॉर्मेट में ही रखूं, क्योंकि अगर राइट में रख दिया तो तुम लोग तो भाई बी का ए कर लोगे, सी का ए कर लोगे, कोई ए का ए प्लस प्लस भी कर लेगा। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि भाई जो फाइल है वो राइटेबल ना रहे, सिर्फ रीडेबल रहे। तो इसके रिगार्डिंग भी उस पर्टिकुलर फाइल के लिए मैं कुछ सेटिंग्स लगा लूंगा, और फिर है ना पाइथन उसके लिए फॉल्स रिटर्न कर देगा राइटेबल के तौर पर। ठीक है, वैसे ही बाकी सारे मेथड्स है। अब हम आगे ये देखते हैं कि फाइल मोड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। जो सिंटैक्स होता है फाइल ओपनिंग का वो ऐसा होता है कि कोई भी एक फाइल पॉइंटर ले लो। हाँ, जनरली वो एफ ही होता है। एफ इज इक्वल्स टू ओपन, क्योंकि अभी हमें पहले फाइल ओपन करनी, ओपन, फिर डबल कोट्स में हम फाइल का नाम लिखते हैं और उसके एक्सटेंशन के साथ कॉमा करके हम एक फाइल मोड भी देते हैं। फाइल मोड क्यों देना जरूरी है कि भाई अब पाइथन को कैसे पता चलेगा कि भाई हमें फाइल में करना क्या है, हमें सिर्फ पढ़ना है वैल्यूज को, हमें उसमें लिखना है, या फिर हमें जो ऑलरेडी डेटा है उसके अंदर और डेटा ऐड करना है, यानी अपेंड करना है। तो ये सब के लिए अलग अलग फाइल मोड्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबको दिख रहा होगा कि आर डब्ल्यू ए, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, ये सारे मेथड्स है। आर स्टैंड्स फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट, ए फॉर अपेंड। फिर आर प्लस किए तो फिर रीड एंड राइट हो जाएगा, फिर डब्ल्यू प्लस किए तो राइट एंड रीड होता है। ठीक है, और अपेंड किए तो अपेंड एंड रीड डेटा फ्रॉम फाइल होता है। ठीक है। तो ये सब जो मोड्स है ये सब भी है ना आप लोग अलग अलग प्रकार के है ना यूज करके देख सकते हैं कि किसमें क्या एरर आता है, फिर किसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। सो ये सब है ना आपके लिए अपने ऊपर है। जितना क्रिएटिविटी एंड लॉजिक लगाओगे उतना आपका माइंडसेट क्लियर होगा रिगार्डिंग फाइल हैंडलिंग विद पाइथन। तो आई होप फाइल फाइल हैंडलिंग भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स ऐसा मान लो कि भाई एक चंक ऑफ कोड है, चंक ऑफ कोड से भी बेहतर बोलो कि किसी ने कोड लिख दिया, और लाइक हम उसे बार बार है ना इंपोर्ट करा के हम उसको यूज करते रहते हैं ताकि हमें वो बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है। बेसिकली ये हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क है। ठीक है। तो इसमें होता ही है कि हमें बस ना इंपोर्ट लिखना होता है और मॉड्यूल का नाम लिखना होता है, और है ना इससे हम कोई भी है ना ऑलरेडी प्री रिटर्न जो कोड होगा वो किसी में भी हो सकता है, उसको बस पाइथन अपने हिसाब से क्या बोलते हैं इंपोर्ट करवाता है। और उसके अंदर की जो वेरियस मेथड्स हैं हम उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पॉपुलर मॉड्यूल्स है, जैसे कि नमपाई हो गया, ओएस है, रैंडम है, मैथ है। हम एक स्पेशल मॉड्यूल के ऊपर से एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे आगे जाके। सो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हेल्प हमें कैसे करते हैं वो इस प्रकार से कि भाई मान लो कि चार ऑपरेशंस है, ऐड, डिवाइड, इनटू एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये चार बेसिक मैथ्स के ऑपरेशन हो गए। तो अब इन पर अब मुझे मान लो बार बार काम करना है। हाँ, तो बेहतर तो यही होगा ना कि मैं उसको मॉड्यूल बना के उसको अपने बाकी सारे जितने भी फाइल्स हैं या फिर मेरी पाइथन की स्क्रिप्ट्स हैं उनमें उनको बार बार इंपोर्ट कराऊं, ना कि मैं उनको हर जगह बार बार डिफाइन करते हुए कि भाई ऐड फंक्शन में भाई एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स आन दो, उनको मैं ऐड करके दे दूंगा, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करके दूंगा, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करके दूंगा। तो मॉड्यूल्स बेसिकली ये है कि लाइक एक्सटर्नल लाइब्रेरी कोड है, या फिर एक्सटर्नल कोड समझ लो, जिसको हम है ना आराम से बार बार यूज कर सकते हैं। हमें सिर्फ उन्हें इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अब इंपोर्ट भी दो तरीके का होता है। इंपोर्ट इस प्रकार से कि एक पाइथन स्क्रिप्ट को भी आप दूसरे स्क्रिप्ट में इंपोर्ट करा सकते हो, और उसके अलावा जो एक नेट पे अवेलेबल स्क्रिप्ट्स है, पाइथन पैकेजेस है, उसमें मॉड्यूल्स रहते हैं, उनको हमें पिप के जरिए इंस्टॉल करना पड़ता है। उससे हम लोग इंस्टॉल करके उन सारे जो मॉड्यूल्स को है उनको यूज कर सकते हैं।
तो ये जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है ये तो हम जब प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तब तो देखेंगे। बाकी जो ये वाला भी पार्ट है कि किसी एक स्क्रिप्ट को दूसरे स्क्रिप्ट में यूज करना, ये भी हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम ऑब्वियसली देखेंगे। सो आई होप मॉड्यूल्स भी यहाँ पे क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है? मान लो कि एग्जांपल लेते हैं। हम कोई चलो बेसिक एग्जांपल क्या ले, अच्छा चलो यही लेते हैं कि मेरे क्लास में लोग आ रहे हैं। तो मैंने गूगल फॉर्म जनरेट किया और मैंने बोला कि भाई नेम लिखा है और सब लोग उसमें नेम भर रहे हैं। ठीक है, सब लोग उसमें नेम रख रहे हैं, नेम भर रहे हैं। कोई एक आता है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाल व्यक्ति, उसमें नेम की जगह ना अपना एज लिख के आ जाता है। तो भाई अब मुझे एज अ प्रोग्रामर मुझे इसको कुछ तो मतलब हैंडल करना पड़ेगा ना, वरना दिक्कत ये होगी कि भाई नेम में सब लोग भाई, हाँ आदित्य आ रहा है, सौम्य आ रहा है, प्रिया आ रहा है, तुषार आ रहा है, उदित आ रहा है, हाँ। लेकिन भाई वहां पे अचानक से नेम की जगह देखता हूँ तो किसी का भाई 20 आ रहा है। एंड आई एम लाइक भाई 20 कैसे किसी का नाम रख सकते हैं भाई? हम सब इलॉन मस्क तो है नहीं कि भाई अपना नाम अपने बच्चों का नाम भाई किसी ने ऐसा रख दिया होगा इतना अटपटा कि भाई उसको लिख ही नहीं पा रहे इसलिए एक नंबर ही जोड़ दिया डायरेक्ट। सो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमें इसलिए जरूरी है कि भाई अगर मान लो हम कुछ ट्राई करते हैं पीस ऑफ कोड, तो उसमें कुछ एक्सेप्शन आने के चांसेस है और उसे हैंडल करना बहुत जरूरी है, वरना हमारी जो पूरा पाइथन का प्रोग्राम है वो क्रैश हो सकता है, या फिर जो नॉर्मल वर्क फ्लो है कि भाई नॉर्मल वर्क फ्लो मान लो ऐसा होना था कि भाई पहले प्रिंट करवाना था, फिर यूजर इनपुट लेना था, फिर बाद में प्रिंट कराना था। बट लाइक अब क्योंकि कुछ एक एक्सेप्शन आ गया इसलिए अब पहले इनपुट ही हो जा रहा है, फिर बाद में 2 बार प्रिंट कर रहा है। तो नॉर्मल वर्क फ्लो को भी हैम्पर कर दे रहा है और साथ ही साथ ये भी बोल दे रहा है कि भाई पूरा पाइथन प्रोग्राम भी क्रैश हो सकता है, इसलिए एक्सेप्शन हैंडल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पाइथन 3 कीवर्ड्स हमें प्रोवाइड करता है: ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। ट्राई में ये होता है कि हम जो कुछ कोड को ना हम लोग उसको ट्राई में घुसाते हैं और बोलते हैं कि भाई इसको ट्राई करते रहे। मान ले अगर कुछ एक्सेप्शन आता है, तो उसे एक्सेप्ट पे हम लोग थ्रो करेंगे और एक्सेप्ट उसे कैच करेगा और बोलेगा कि अच्छा ये एक्सेप्शन आया, ठीक है, तो मैं इसके लिए कुछ एक एरर वैल्यू या फिर एरर मैसेज हम लोग रेस करते हैं। और वो हम लोग प्रिंट करवाते हैं। और फाइनली ये बोलता है कि भाई फाइनली ब्लॉक जो है वो ट्राई के बाद अगर एक्सेप्शन आए या ना आए वो फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है। इसका जो है ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम अच्छे से करके देखेंगे ताकि टोटली क्लियर हो। सो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो थोड़ा सा मीम्स देख लेते हैं। मीम्स देखने की बारी आई, ये पिछले बार स्किप हो गया था तो इसे हम लोग इस बार देख लेते हैं। ठीक है, पाइथन में ना कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भाई ये वाली मीम मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी तो फिर ये मैंने डाली थी नेट से ढूंढ के। हाँ, और दूसरा, जब आप कोडिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा एक बड़ी दिक्कत आएगी कि भाई हम ना स्पेसेस मिस कर देंगे। हाँ, तो जो सी प्लस प्लस या जावा के डेवलपर्स होते हैं ना, वो लोग इस बात से हम लोग को बहुत ट्रोल करते हैं पाइथन डेवलपर्स को कि भाई तुम्हारे यहाँ तो एक अलग ही एरर निकलता है, वो है कि भाई इंडेंटेशन एरर। और इंडेंटेशन एरर बस इतना बोलता है कि भाई तुम्हारे जो स्पेसेस है वो या तो कम है या फिर ज्यादा है अकॉर्डिंग टू योर कोड। सो आई होप यहाँ पे थ्योरेटिकली आज के डे 2 के जितने भी कंसेप्ट है वो सबको क्लियर हो गए होंगे। सो आगे हम लोग कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आई विल सी यू देयर। थैंक यू एवरीवन। सो वेलकम बैक एवरीवन। अभी मैंने खोल रखा है पाइचाम और हम जितने भी आज डे 2 के कंसेप्ट्स थे उन्हें हम यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स तो सबने जब मैं थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली या सॉरी थ्योरेटिकली और कंसेप्चुअली जब बता रहा था तो देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं एस करके और इसका नाम चलो स्ट्रिंग ही रखते हैं। ठीक है। और फिर एक एक लूपिंग वेरिएबल फॉर ए इन एस कर लेते हैं और प्रिंट एस कर लेते हैं। ठीक है। इतना रन करके देखते हैं, सिर्फ एकदम एकदम बेसिक कोड है। हाँ, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको बार बार ये किया। हाँ, अब मान लो कि ये जो स्ट्रिंग है, इसका मुझे एक एक कैरेक्टर चाहिए, तो एक एक कैरेक्टर कैसे लेंगे? हाँ, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसको भी जो है हटा देते हैं और अब यहाँ पे ना इसको पूरा स्ट्रिंग लिखते हैं। ऑब्वियसली इसको इसमें लिखना पड़ेगा कोड्स में। इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, फॉर ए इन स्ट्रिंग। अब ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुझे प्रिंट आउट करके दे देगा। प्रिंट एस, अच्छा हाँ ऐसे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ए। ठीक है,
स्ट्रिंग आ गया। जो पुराना वाला कोड था, हाँ पुराना वाला कोड, इसको कमेंट आउट करके ये करते हैं। ठीक है, यहाँ इसी के नीचे करके देखते हैं। जो पुराना वाला कोड था उसमें हो क्या रहा था और इस वाले कोड में डिफरेंस क्या है। फॉर ए इन स्ट्रिंग, ठीक है, नहीं नहीं स्ट्रिंग नहीं, ऐसे ही करते हैं। और प्रिंट में एस को करवा रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ए जो है ना एस के अंदर घुसेगा, एस के अंदर घुसेगा मतलब ये स्ट्रिंग के अंदर। हाँ, तो ये कितने बार एस, एक बार एक वैल्यू हो गई, ठीक है। टी दूसरी वैल्यू हो गई, आर तीसरी वैल्यू, आई चौथी वैल्यू, एन जो है वो फिफ्थ, एन सिक्स, एंड सो ऑन। हाँ, ऐसे वो बार बार जो है ना, अगर मेरे को किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है फॉर द सेम इटरेशन एज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हाँ इसकी जितनी लेंथ है उतने बार मुझे उसको प्रिंट करवाना है, तो फॉर लूप के जरिए ये सबसे आसानी से ऐसे होगा। ऐसे स्ट्रिंग, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने इसको दिया ही नहीं, इसको इस तरह लिख लेते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। ये गलतियां तुम लोग मत करना, मैं अभी कर रहा हूँ, चलेगा। ठीक है। सो यहाँ पे अब ये स्ट्रिंग इसने इतने बार प्रिंट आउट कर लिया, बट जो ऊपर वाला कोड है, जैसे अभी इसको कमेंट आउट करते हैं। और हाँ, कमेंट आउट करने का शॉर्टकट ये है कि पूरा पीस ऑफ कोड सिलेक्ट कर लो और है ना कंट्रोल प्लस ये दबा लो, फॉरवर्ड स्लैश, तो फिर ये अनकमेंट भी कर देगा और कमेंट भी कर देगा। बट इस वाले लूप से होगा क्या कि भाई फॉर ए इन स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग की जितनी भी वैल्यूज है उनको एक एक बार अब ये लेना शुरू करेगा। अच्छा, एक बार एस है तो फिर एस एक बार ए में स्टोर हुआ, या फिर ए ने एस जहां पे स्टोर था उसको पॉइंट आउट किया और उसको फिर एन प्रिंट आउट किया, फिर टी को, फिर आर को, फिर आई को, फिर एन, और फिर सो ऑन, ठीक है। आई होप ये यहाँ पे क्लियर हो। तो इस तरह यहाँ पे ये जो है स्ट्रिंग यहाँ पे इसने प्रिंट आउट कर लिया, ठीक है। तो ये तो था बेसिक फॉर लूप। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो रेंज वाला फंक्शन है, ठीक है। इसके लिए लेते हैं फॉर ए इन रेंज, और चलो एक रैंडम नंबर लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं 7, ठीक है। और प्रिंट ए किया, ठीक है। ठीक है, तो अब इसने जो प्रिंट किया वो 0 से लेकर 6 तक किया, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो ऑब्वियसली 0 सेट है, बट ये 7 तक क्यों नहीं गया, क्योंकि पाइथन में ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि जो भी इसका जो अपर लिमिट होगा या फिर है ना इसका जो स्टॉप होगा, हाँ उससे -1 तक ही जाएगा। यानी 0 से लेकर अभी ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे गया ये, ठीक है। रेंज ये करता है। अब इसी को अगर हम लोग स्टार्ट एंड स्टॉप के साथ देखने जाए, इसको मिनिमाइज करते हैं और फिर इसी को हम लोग जो है स्टार्ट एंड स्टॉप के साथ देखने जाते हैं कि ये कैसे होता है। तो फॉर ए इन रेंज, हाँ ठीक है। अब चलो मैं बोलता हूँ 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10 तक जाना चाहते हैं इसलिए 11, हाँ, और एक एक का स्टेप ले लेंगे, ठीक है। और प्रिंट ए करवाते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो नॉर्मली सिर्फ एक एक का स्टेप लिया 1 से लेके 11 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे प्रिंट आउट हो गया। अब मान लो जस्ट मुझे सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो फिर हम लोग दो दो का स्टेप, अभी तो ऑड नंबर प्रिंट होंगे क्योंकि अगर मैं दो दो का स्टेप लूंगा तो, हाँ, तो इवन नंबर वाला जो प्रोग्राम है उसे, उसके लिए आप लोग ट्राई करके देखना। तो ये 1 3 5 7 9 तक प्रिंट करके दिया। रीजन भी 11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि रेंज -1 तक ये जाएगा और उसके आगे ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। हाँ, यहाँ पे हमने रेंज वाला भी देख लिया। अब एक रेंज के अंदर है या नहीं है, वो देख लेते हैं कि भाई कैसे करता है। तो इसके लिए बस इतना लिखना पड़ता है कि फॉर ए इन, ये एक प्रकार से चेकिंग टाइप का हो जाता है। फॉर ए, नहीं अभी यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल पास नहीं कर सकता, तो एक काम करते हैं, ए को ना हम लोग ऐसे स्टोर करवाते हैं। और फॉर, या फिर हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ये भी नहीं लेते। फॉर ए इन रेंज ऑफ 1 कॉमा, चलो इस बार 7 ले लेते हैं और 2 का स्टेप लेते हैं, और प्रिंट ए, ठीक है। ऐसे करके देखा तो ये इससे 1 3 5 सारा प्रिंट होके आ गया। तो आई होप यहाँ पे फॉर रेंज भी पूरा क्लियर आउट होगा। अब वाइल लूप की तरफ आते हैं, तो ऑब्वियसली अब मैं यहाँ पे जो है वो वाला वाइल लूप लिखूंगा नहीं जिससे कि मुझे टर्मिनेट करना पड़े। मैं नॉर्मल वाला ही लिखता हूँ, जैसे ये वाइल लिखा और वाई आई इज लेस देन 6, और मैं प्रिंट करवाता हूँ
आई की वैल्यू को, और यहाँ पे मैं जो है आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ बाय 1। ठीक है, यहाँ पे आई को मैंने इंक्रीमेंट करा दिया 1 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 5 तक ही, क्योंकि आई इज लेस देन 6 किया है। ठीक है, तो ये ऐसा है। बट अगर मान लो अगर ये जो है ये कमेंट आउट हो जाता है और मैं अभी 1 से शुरुआत करता हूँ। हाँ, इसको चलो करके दिखा देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ ना, ये देखो ये देखो देखो, ये रुक रहा है क्या? अभी ये रुक रहा है। ये कितना ज्यादा अभी, ये अभी अटक गया अभी ना, हमने पाइथन की दुनिया हिला दी है। सो अब इसको रोकने का सिर्फ तरीका यही है कि इसको स्टॉप करवाओ मेन को। हाँ, और यहाँ पे मैंने कीबोर्ड इंटरप्ट दिया, ये बोलेगा, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, एक कोई एग्जिटिंग कंडीशन लिखना मत भूलना वाइल लूप के दौरान। ठीक है, वाइल लूप उतने भी डेंजरस नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, बट लाइक वाइल लूप को जितना हो सके उतना अवॉइड ही करना पड़ता है यूज करने का, बिकॉज उसका जो पैरामीटर है हमें फॉल्स करने का भी कंडीशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम जंप स्टेटमेंट्स की तरफ देख लेते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, कुछ नए चीज से करते हैं। चलो एक टपल बनाते हैं। ए बी सी और चलो डी, और चलो एक और ले लेते हैं ई। ठीक है, ये एक टपल हो गया। ठीक है, फॉर आई इन ए। ठीक है, मतलब एक आई एक लूपिंग वेरिएबल हो गया, उसको मैंने ए के अंदर भेजा। हाँ, और एक इफ कंडीशन लिख लेते हैं कि इफ आई इज इक्वल टू बी, अगर बी है, हाँ, तो हम जो है ना इसको ब्रेक करवा लेते हैं, और ब्रेक नहीं हुआ तो फिर एल्स जो है ना हम प्रिंट आई, आई की वैल्यू हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। इसको एक काम करते, थोड़ा लंबा चलाते हैं, सी तक के लेते हैं ताकि दो वैल्यूज तो प्रिंट करिए। ये किया, ए भी उसने प्रिंट किया, और जैसे ही उसको पता चला कि भाई ए भी है, हाँ, उसने वहीं पे जो एग्जीक्यूशन है फ्लो का वो वहीं पे रोक दिया, और उसके बाद उसने एग्जीक्यूट होने ही नहीं दिया। बट यही मान लो अगर मैं कंटिन्यू लिखता हूं, ठीक है, ये कंटिन्यू हो गया। हाँ, इसको रीरन करते हैं। ए बी डी ई, अब पता है उसने क्या किया कि भाई उसको पता चला कि हाँ अभी सी आ गया है। हाँ, यहाँ पे ये वाला जो सी है उसको मिल गया, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, सी पे मुझे कुछ करने नहीं बोला है, मुझे कंटिन्यू करने बोला है, तो सी को चलो स्किप कर देते हैं, और ए बी के बाद फिर सी को स्किप कर दिया, फिर डी ई प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये कंटिन्यू हो गया। फिर पास का तो सबसे ज्यादा आसान वे में एग्जाम्पल जो है, वो हम स्ट्रिंग्स के जरिए देखते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो पूरा है इसको हम उड़ा ही लेते हैं, और a इज इक्वल्स टू सैंपल लेते हैं, क्योंकि इसका कोड ही कुछ ऐसा है। और इफ a, यानी अगर a जो है इन a, तो पास करवा दो एल्स प्रिंट द गिवन स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन द लेटर a। फिर अल्फाबेट कर लेते हैं इसे, अल्फाबेट ए। ठीक है, अब ये किया, कुछ नहीं किया। ये क्यों? क्योंकि उसमें ए प्रेजेंट है। बट अगर मैं इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ और ए के लिए कुछ और ले लेते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि मान लो अब सिंपल ले लेते हैं, सिंपल में ए नहीं आता। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो द गिवन स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन द अल्फाबेट ए। ठीक है, तो यानी अब थोड़ा बहुत इसका काइंड ऑफ प्रोसीजर समझ में आया होगा कि भाई अगर ए, इसमें बस कर ये रहा है कि बस चेक कर रहा है कि जो एक स्ट्रिंग का एलिमेंट है ए, अगर कोई एक बड़े स्ट्रिंग के अंदर है तो फिर वो पास कर दे रहा है। और इसका सबसे ज्यादा यूज पता है कहाँ आता है? यूज हमेशा सबसे ज्यादा इसका यहाँ आता है कि मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, हाँ, माय फंक्शन करके, और पास, बस दैट्स इट। इससे क्या है, पाइथन कभी भी ना हमें एरर नहीं देता। इससे क्या है, हम मल्टीपल फंक्शंस जो है बना सकते हैं, और उनके उन पर अगर हमें कोडिंग फिलहाल नहीं करनी है, उनको सिर्फ पास लिख के छोड़ सकते हैं। इससे हम उनके ऊपर बाद में आराम से कोडिंग कर सकते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फंक्शंस। तो हम एक काम करते हैं, इसको जो है पूरा कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, और फंक्शन की तरफ ही आते हैं। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल फंक्शन बनाते हैं कि माय फंक्शन है, ये कुछ नहीं करेगा, ये सबको हेलो एवरीवन बोल देगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है। ठीक है, अब भाई फंक्शन तो बन गया, उसको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो माय फंक्शन यहाँ लिख के एक बार इसको कॉल आउट कर देते हैं।
हेलो एवरीवन। अच्छा, कुछ को होगा डाउट कि भाई सर हम तो नहीं करेंगे कॉल आउट करके। नहीं भाई, कॉल आउट करना पड़ता है इस वजह से। अगर मान लो ये कर देता हूँ कोड में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि भाई कॉल आउट नहीं किया है ना मैंने। हाँ, सो कॉल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं जैसे इसको कॉल आउट कर लिया और वापस रन करता हूँ तो हेलो एवरीवन बोल देता है ये, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं। अब हम क्या बोलते हैं, चलो कुछ ढंग का फंक्शन बनाते हैं और इस बार उसमें हम जो है वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। रिटर्न और प्रिंट के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताने के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अब माय फंक्शन ये है, वो ए की वैल्यू जो है वो 10 है, बी की वैल्यू जो है वो 20 है, और वो रिटर्न करता है ए प्लस बी, ठीक है। अब रिटर्न करता है और वापस वही मैं इसको कॉल आउट कर लेता हूँ और अब इसे रन करता हूँ, ठीक है। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों पता है? क्योंकि उसने वैल्यू को ना रिटर्न किया है, प्रिंट नहीं किया है। हाँ, मैं ये भले ही कर सकता था, प्रिंट, और इसको यहाँ पे ए प्लस बी, अब ये 30 दे देगा क्योंकि प्रिंट का मतलब ये होता है कि भाई जो भी चीज है उसको मुझे क्या बोलते हैं, या तो कंप्यूट करके या विदाउट कंप्यूट करके मुझे बस उसे मेन आउटपुट विंडो पे डिस्प्ले करा देना है। पर रिटर्न का वो नहीं है। रिटर्न का ये है कि रिटर्न बस एक वैल्यू को रिटर्न आउट करवाता है। ये रिटर्न वैल्यू जो है वो किसी और फंक्शन के लिए इनपुट भी बन सकते हैं या फिर एक सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है जो रिटर्न्ड है किसी फंक्शन की तरफ से, ठीक है। सो आई होप रिटर्न और प्रिंट के बीच का भी जो फर्क है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स ले लेते हैं। तो इसके अंदर मैं दो आर्गुमेंट्स ले लेता हूँ। ए और बी ही ले लेते हैं क्योंकि अभी उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। तो ए और बी कर लिया, तो प्रिंट ए, और फिर चलो स्पेस के साथ थोड़ी सी हम बी को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। सिंपल इतना ये। और इसमें अब मैं कुछ भी पास ऑन कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे अपना नाम पास ऑन कर देता हूँ और साथ में मान लो मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू पास ऑन कर देता हूँ, वो बी को असाइन हो जाएगी, आदित्य 20 करके, ठीक है। अब इसके साथ होता है कि भाई हम डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। जैसे इसकी 20 में डिफॉल्ट वैल्यू रखता हूँ और इसके साथ मैं कुछ नहीं, बस आदित्य पास ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आदित्य 20 करके प्रिंट आउट हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है टाइप एरर कि माय फंक्शन जो है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ए। मतलब कि वहां पे मुझे ए के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू देनी ही पड़ेगी, वरना वो जो फंक्शन है वो टाइप एरर रिटर्न करेगा। हाँ, ए की भी अगर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती, मान लो 2, इसको मैं ओवरराइट ऑब्वियसली कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 है लेकिन मैं इसको आदित्य करता हूँ और यहाँ पे भी मान लो मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ हेलो, ठीक है। ये अलाउड है, बट ये अलाउड नहीं किया है ना, इसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है और मैं यहाँ पे है ना सीधा उस फंक्शन को कॉल आउट कर रहा हूँ। सो आई होप कि यहाँ पे सिंपल फंक्शन भी क्लियर आउट हो गया होगा। वैल्यू रिटर्न का क्या केस होता है वो भी क्लियर आउट हो गया होगा और फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स भी क्लियर आउट हो गया होगा। ठीक है। सो अब ये भी हो गया। अब जो है हम मेन कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं और नीचे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि भाई आर्ग्स क्या होते हैं, ठीक है। जो कि मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लो एक ऐड फंक्शन बना रहा हूँ, हाँ, और उसमें चलो भाई अभी फिलहाल के लिए ए और बीज है, हाँ, और मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको एक छोटा सा कोड लिख लेता हूँ, या फिर चलो ऐड को ही ना मैं उस हिसाब से बना के ही दिखाता हूँ डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पे आर्ग्स लिखना जरूरी नहीं है, मैं यहाँ नंबर्स लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए का करेगा टोटल इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये बेसिक लॉजिक है। नंबर इन नंबर्स, ठीक है, टोटल इक्वल्स टू, नहीं, प्लस इक्वल्स टू नम कर लेता हूँ और रिटर्न कर लेता हूँ मैं। अच्छा, ये फॉर लूप के बाहर आएगा, यहाँ पे नहीं लिख सकते, रिटर्न टोटल, वरना वो बार बार प्रिंट करता रहेगा उसे जब तक वो ट्रू चल रहा है, ठीक है। अब मैं ना प्रिंट के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल आउट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने रिटर्न लिखा है, मैंने प्रिंट टोटल तो लिखा नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको प्रिंट के अंदर लिखना पड़ेगा। हाँ, अब मान लो मैं 2 3 देता हूँ और यहाँ पे मान लो मैं ऐड की जगह अब मैं स्ट्रिंग भी दे देता हूँ, आदि, और मैंने अपना इनाम दो हिस्सों में तोड़ लिया। और मान लो अब मैं ये भी कर लेता हूँ, 2.9 कॉमा 3.7,
ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। क्या हो गया, प्लेसेंट अनसपोर्टेड। अच्छा हाँ, मैंने प्लस माइनस लिखा है इसलिए वो ये वाला जो लॉजिक है उसके पीछे ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए सिंपल लॉजिक लिखना पड़ेगा। हाँ, सो यहाँ पे चलो एडिशनल पैरामीटर्स दे देते हैं, 2 3 34 56 और चलो 8 7 8 9 0 समथिंग लाइक दैट। इसका एडिशन क्या होता है मुझे खुद को नहीं पता, पाइथन ही बताएगा। तो ये करके देखा, देखो सबके लिए आ गया। वो वाला बस इसलिए रन नहीं हो पाया क्योंकि वो जो इंट है, टोटल एक इंट वैल्यू है, उसके अंदर अब वो स्ट्रिंग स्टोर कराने जा रहा है, तो फिर वो उसके कारण नहीं हो रहा था। अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग के हिसाब से भी बनाने जाए तो उसमें भी वो वर्कआउट करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरा फॉर लूप के अंदर का कोड के कारण वो वहां पे एरर है, वरना वहां दिक्कत नहीं आती। बट लाइक यहाँ पे सब लोग देख सकते हो, दो आर्ग्यूमेंट्स पास करवाए कि 2 और 3 है करके, तो भी उसने मतलब ऐड करके दे दिया। इतनी सारी, मतलब ये 4 वैल्यूज थी और अलग अलग मतलब यानी मतलब सिर्फ एक सिंगल डिजिट थी, 2 डिजिट की थी, 4 डिजिट की थी, वो भी उसको मैटर नहीं किया, उसने वो भी ले लिया। साथ में यहाँ फ्लोटिंग वैल्यूज थी, वो भी उसने ले लिया और उन्हें भी ऐड करके दिखा दिया। सो आर्क्स का जो जो पावर है या फिर जो मेन फंक्शनलिटी है, आई होप ये भी सबको क्लियर होगा। तो चलो अब इसे भी हम लोग जो है कमेंट आउट कर लेते हैं और अब हम क्वार्क्स की तरफ देखते हैं। हैशटैग हैशटैग क्वार्क्स। ठीक है, ये वैसे उतना ज्यादा यूज में ऐसे आता नहीं है, बट लाइक कैसा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या करें अब, कुछ सिचुएशन लेते हैं। क्या सिचुएशन ले भला, क्या सिचुएशन ले, चलो एक काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के ना हम लोग फ्रूट्स प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, एक बनाना ले लेते हैं जो कि भाई काफी आसान होता है खाने में, इसलिए एक मैंगो ले लेते हैं, फलों के राजा को ही ले लेते हैं। और एक एप्पल ले लेते हैं ताकि भाई डॉक्टर लोग मेरे इससे दूर रहे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चलो 8 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि ना टोटल फ्रूट्स है। ठीक है, और इसके अंदर ना अब मैं फ्रूट्स पास करवाता हूँ। ठीक है, फ्रूट्स पास करवाया, इसको कोलन दिया। हाँ, और टोटल इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं जो है मतलब मैं फ्रूट्स के जितने भी टोटल है मैं उन लोग को ये कर रहा हूँ। ठीक है, सेम कोड है, टोटल 0 और फिर फॉर अमाउंट इन फ्रूट्स डॉट वैल्यूज। अब यहाँ वैल्यूज क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे जो हम क्वार्क्स देते हैं वो डिक्शनरी के फॉर्म में आता है, और ये जो ऊपर जो आर्ग्स वाला था यहाँ पे जो वैल्यूज है वो टपल के फॉर्मेट में आती है। ठीक है, इसलिए यहाँ डॉट वैल्यूज करना पड़ेगा और यहाँ टोटल प्लस इक्वल्स टू और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, और रिटर्न करवा लेता हूँ मैं अपना टोटल। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करवा लिया और प्रिंट, और फिर टोटल फ्रूट्स। और अब यहाँ मैं जितने चाहे उतने पैरामीटर्स दे सकता हूँ। बनाना एक फ्रूट है मेरा, हाँ अब वो 5 नहीं, अब मेरे पास वो 10 है बनाना। ठीक है, और मैंगो है, मैंगो जो है अब मेरे पास 7 नहीं, अब मेरे पास 25 है मैंगोज। ठीक है, और अब मेरे पास एप्पल तो बचे नहीं, एप्पल तो मैं सारे खा गया। हाँ, अब मेरे पास ऑरेंज आ गए हैं, और ऑरेंज मेरे पास जो है वो 5 ही है मान लो। ठीक है, हाँ, इसके साथ भी ये काम कर जाएगा। क्या होगा, टोटल फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड, क्यों टोटल फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड। टोटल फ्रूट्स बनाना मैंगो एप्पल, काम तो करना चाहिए। टोटल फ्रूट्स क्या होगा, इसको क्यों डिफाइन नहीं बता रहा। हम्म, एक मिनट। और टोटल फ्रूट्स बनाना मैंगो एप्पल, टोटल फ्रूट्स यहाँ आर्ग्स में मैंने ये दे दिया। क्या दिक्कत है भाई, फ्रूट्स फ्रूट्स सही तो लिखा है। ट्रैक बैक एरर, टोटल फ्रूट्स, अच्छा स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, ओके ओके। नहीं स्पेलिंग भी तो सही है टोटल फ्रूट्स की, तो क्या दिक्कत है। गाइस एक मिनट रुकना, इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर द वियर्ड कट गाइस, वहां पे एरर बस इतना आ रहा था, मैंने एरर भी फिगर आउट कर लिया। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि पाइथन जो है लाइन बाय लाइन देखने जाता है, तो यहाँ पे ना उसके लिए टोटल फ्रूट्स जो है ना वो डिफाइंड है ही नहीं। मतलब ये लाइन अगर मैं अनकमेंट करके रखूं, हाँ, तो टोटल फ्रूट्स जो फंक्शन है वो स्टार्टिंग लाइन में ही ढूंढने चले जाता है कि भाई ये फंक्शन है कहाँ। हाँ, और फिर उसको यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। बट यही सेम कोड अगर मैं इसको चलो यहाँ से पूरा ले लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं क्योंकि प्रिंट करवाना है ना उनकी वैल्यूज। हाँ, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है।
जितने भी फ्रूट्स हैं उनका मुझे वो सम करके दे दिया। सो मैंने फिगर आउट कर लिया उसको। सो सॉरी फॉर द वियर्ड कट, बट लाइक अब आई होप सबको क्वार्क्स भी समझ में आ गए होंगे। इससे हो क्या रहा है, मैं की और एक वैल्यू के पेयर में जो है अपने आर्गुमेंट्स पास ऑन कर दे रहा हूँ, और फंक्शन उन्हीं को लेके क्या अपना जो टास्क है, जो कि टोटल कैलकुलेट करना कि टोटल फ्रूट्स कितने हैं, वो कैलकुलेट करके दे दे रहा है। सो आई होप जो क्वाड्स है वो भी सबको क्लियर होगा। हाँ, अब इसे भी हम जो है कमेंट आउट कर लेते हैं और फिर नीचे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब आता है वेरिएबल स्कोपिंग। तो जैसे कि मैंने कहा था कि वेरिएबल स्कोपिंग जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ एक कोड में करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो बिल्ड इन तो सबको पता ही है, प्रिंट वगैरह, प्रिंट में कहीं भी लिखो प्रिंट का काम वही होगा कि भाई वो आउटपुट स्क्रीन पे ये कर देते हैं। मेन जो है हमें ग्लोबल और लोकल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई चीज इनक्लोज्ड कैसे है वो दिखाने के लिए सबसे बेस्ट आसान तरीका, चलो ऐसा ले लेते हैं कि फॉर ए इन रेंज, एक रैंडम कोड है, इट डजेंट मैटर। हाँ, z इक्वल्स टू 20 करता हूँ और प्रिंट इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूँ वैल्यू ऑफ z इज, ठीक है, और ये कोलन देके और ये कॉमा करके z लिख लूंगा। ठीक है। या फिर छोड़ो, इतना इतना ताम झाम भी क्यों करना, सीधा z की वैल्यू ही प्रिंट करा लेता हूँ। और फिर यहाँ पे एक और कंडीशन देता हूँ मैं। हाँ, इफ ए, एक और वेरिएबल लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट ले लेते हैं चलो इस बार फॉर अ चेंज, 10 20 30 40 50, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। फॉर आई इन ए, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं, यहाँ पे z एक और ले लेते हैं और यहाँ पे z को 20 करवाते हैं, 20 नहीं, 20 पहले भी हो चुका है, 200 करवाते हैं और प्रिंट z करवाते हैं। ठीक है। और नहीं, ये फॉर नहीं, यहाँ पे हम लोग इफ लेके करते हैं, इफ लेके करके ज़्यादा आसानी होगी। इफ 10 इन ए, तो 10 अगर है तो फिर ये, हाँ, लेकिन एलिफ, एलिफ अगर हम यहाँ पे 20, 20 नहीं 200 कर लेते हैं, 200 इन ए, तो हम यहाँ पे करवा लेते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ जेड करके। ठीक है। ये कोड को कमेंट आउट करते हैं वरना वो यहाँ से जेड की वैल्यू ना उठा ले। ठीक है। ये सिंपल सा कोड है, हाँ, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है। तो क्योंकि अब 10 तो है जेड में, तो ये 200 प्रिंट आउट कर लेगा। ठीक है। बट अगर मैं इसकी वैल्यू अगर कुछ ऐसी कर देता हूँ 1000, क्योंकि 1000 हमारे लिस्ट में है नहीं। कुछ भी नहीं किया, ये एलिफ में भी नहीं घुसा, ना ही वो जेड की वैल्यू प्रिंट आउट किया। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई वो जो था ना z जो है, यहाँ के ये जो इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन, वो इसके लोकली एरिया में बस इनक्लोज्ड है, उसकी लाइफ साइकिल इतनी कि जैसी इफ ब्लॉक से बाहर गए z की वैल्यू बची ही नहीं। हाँ, आई नो वो उसमें जाएगा नहीं, लेकिन मेरा कंसेप्ट बताने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे ये जो z है ना, यहाँ पे ये लोकली इंक्लोज्ड है और इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर इसका जो जीवनी है बोल लो हिंदी में, वो सिर्फ इतनी है कि जब तक इफ ब्लॉक में तब तक जेड का नाम है और लाइक जेड की जिंदगी भी है। जैसे ही वो एलिफ की तरफ जाएगा उसको जेड का कोई अता पता नहीं है। ठीक है। और अब हम ग्लोबल और लोकल को और अच्छे से समझते हैं, तो यहाँ पे चलो मैं एक हेडिंग लिख लेता हूँ, ग्लोबल कीवर्ड का यूसेज भी बता देते हैं, ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू, हम चलो मान लेते हैं 100 करते हैं। ठीक है। डेफ एक फंक्शन बनाते हैं माय फंक्शन करके। ठीक है। फंक्शन बना लिए, एक्स की वैल्यू अब मैं 200 कर दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, और अब मैं जो है माय फंक्शन को कॉल आउट करता हूँ। ठीक है। और प्रिंट एक्स करवाता हूँ। ठीक है। तो अब देखते अब वैल्यू क्या आई, 100 आई। ठीक है। हाँ, एक्स की वैल्यू तो बदली नहीं, एक्स की वैल्यू 200 हुई नहीं। बट अगर हम यही काम ऐसे करें तो, जैसे कि अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर ले लेते हैं, ये लाइंस आई होप डिफरेंशिएट करने में आप सभी को हेल्प करेगी।
तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं वाई, वाई की वैल्यू जो है 300 है, ठीक है। और डेफ, एक स्पेस ले लेते हैं, डेफ वापस एक माय फंक्शन नहीं लिखते, इस बार लिखते हैं माय फंक्शन, और 2 कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे अब मैं ग्लोबल लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्लोबल वाई, ठीक है। वाई की वैल्यू जो है ना, अब मैं 200 सेट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं माय फंक्शन 2 को कॉल आउट कर लेता हूँ और सिंपली प्रिंट ऑफ वाई कर लेता हूँ, ठीक है। 100 और 200, अब ऐसा क्यों? ऐसा बस इसलिए कि इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं ताकि हम फंक्शन देख सके अच्छे से। इसको थोड़ा एक काम करता हूँ मैं, जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, आई गेस इतना काफी है। तो x यहाँ पे 100 था, ठीक है। बाद में मैंने एक फंक्शन में x को मैंने चेंज किया 200 में, माय फंक्शन को कॉल आउट भी किया ताकि x की वैल्यू ओवरराइट हो। लेकिन जब मैं प्रिंट ऑफ x करता हूँ, तो यहाँ पे 100 प्रिंट आउट होता है। बट एक ग्लोबल कीवर्ड से कितना ज्यादा डिफरेंस आता है कि y की वैल्यू भले 300 है, बट यहाँ उस फंक्शन के अंदर मैंने बोल दिया कि भाई y 300 होगा तुम लोगों के लिए, बट अब मैं ग्लोबली बता रहा हूं ये y है, यही असली y है, वो जो है वो नकली y है करके, ठीक है। उस y की तरफ ध्यान मत दो, ये बस एक बताने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है, ताकि तुम लोग को आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। y जो है अब जो मैं डिफाइन करूंगा वो होगा। तो y यहाँ पे 200 है, इसलिए माय फंक्शन 2 में जब मैं उसको कॉल आउट कर रहा हूँ, इसलिए जो वैल्यू है यहाँ पे जो दिख रही होगी 200 दिख रही है। तो आई होप ये एक एग्जांपल से ग्लोबल और जो लोकल वेरिएबल का स्कोपिंग है, वो सबको क्लियर होगा। चाहिए तो मैं इसको और धीरे से एक और बार समझाता हूँ कि भाई यहाँ x जो था 100 था, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया, x की वैल्यू चेंज की, फिर वो फंक्शन भी कॉल आउट किया, ताकि मैं सोच रहा था कि हाँ भाई x की वैल्यू अब मैंने बढ़ा ली है तो वही वैल्यू प्रिंट आउट करेगा। बट इसने कौन सी वैल्यू प्रिंट आउट की, जो कि ना इसके अंदर एनक्लोज नहीं थी, इसके लिए जो थी वो लोकल नहीं थी, उसने जो बाहर वाली वैल्यू थी उसको एक्सेस किया, मतलब कि ये वाली वैल्यू को एक्सेस किया। हाँ, बट मैंने दूसरी बार क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया, दूसरा फंक्शन बनाया, और मैंने उसे बोल दिया कि भाई मैं एक ऐसा वाई बनाने वाला हूं जो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। और उसी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैंने जैसे ही वो लिख दिया और मैंने अब जो वैल्यू चेंज की, तो वो वैल्यू प्रिंट आउट हो गई। सो आई होप वेरिएबल स्कोपिंग में जो ग्लोबल कीवर्ड का कंसेप्ट है वो सभी को क्लियर आउट हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, फाइल हैंडलिंग के लिए हम जो है पूरा जो कोड है वो पूरा क्लियर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं, बैक स्पेस, दैट्स मच बेटर, क्योंकि फाइल हैंडलिंग है, नया कंसेप्ट है। तो अब हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि फाइल हैंडलिंग में क्या क्या होता है। सबसे बेसिक बात, ठीक है। सबसे बेसिक बात ये कि मान लो कि कोई मैं वेरिएबल के साथ ऐसे ओपन करता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू ओपन, चलो डेमो डॉट टी एक्स टी सबको दिख रही होगी कि खुली ही है मेरी, इसलिए उसको रीड मोड में ओपन करता हूँ। और मैं चेक कर लेता हूँ, इफ आर नहीं, इफ एफ, देन प्रिंट फाइल ओपनिंग वॉज सक्सेसफुल, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान मत देना गाइस, ठीक है। ठीक है, फाइल ओपनिंग वो सक्सेसफुल मतलब फाइल सही से ओपन हो गई और रीड मोड में ओपन है। बट क्या होगा अगर मैं कोई ऐसी फाइल दूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, डेमो डॉट टू टी एक्स टी, ये तो कोई एग्जिस्ट करती नहीं। तो पाइथन क्या करता है, फाइल नॉट फाउंड एरर बोल देता है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी सच एज डेमो टू डॉट टी। अच्छा, अब ये सर्च भी कहाँ कर रहा है, जहां भी आपका प्रोजेक्ट स्टोर्ड होगा उसी के अंदर की जो डायरेक्टरीज है, बस ये फिलहाल वहीं पे देख रहा है, बाकी इसके अलावा ये कहीं नहीं ये देख रहा है, ठीक है। बट अगर मान लो मेरे को नई फाइल क्रिएट ही करनी है, उसको सिंपली ना राइट मोड में ओपन कर लो। अब ये कर लेते हैं, फाइल ओपनिंग वो सक्सेसफुल, हाँ। और अब मैं इसकी जगह पे देखूं, तो एक काम करते हैं, इधर देख लेते हैं, देखो एक डेमो डॉट टू टी एक्स टी भी यहाँ पे तैयार है मेरे पास। तो अगर मान लो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और क्रिएट करनी तो डब्ल्यू यूज करेंगे, बट लाइक अगर हमें सिर्फ चेक करना है कि भाई वो फाइल है कि नहीं है एग्जिस्ट करती, तो हमें सिर्फ आर लिखना है। ठीक है। सो इतना तो हो गया। अब इसे कट कर लेते हैं और अब हम एक काम कर लेते हैं, अब हम कुछ चीजें लिख लेते हैं अपने फाइल्स के अंदर। तो अच्छा, हाँ, ऐसे नहीं, हाँ, सॉरी, मैं अपनी बातें भूल जा रहा हूँ, हाँ।
डेमो डॉट टी एक्स टी अगर मान लो ऐसे खोलते हो रीड मोड में, और फिर उस पे मान लो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, जैसे ये डेफ ऑपरेशन ऑन ऑन माय फाइल, ठीक है। ये करते हो और इसमें मान लो कुछ एक्स वाई जेड ऑपरेशंस करते हो, तो एफ डॉट क्लोज जरूर करना। इससे होगा क्या, जो फाइल खुली है उसे क्लोज करना मत भूलना, ठीक है। ठीक है। सो ये हो गया। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। क्योंकि अभी हमारी फाइल तो एम्प्टी है, तो उसमें से कुछ रीड करना तो कुछ मतलब का नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो है फाइल में लिख लेते हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि ओपन करते हैं पहले फाइल को, उसमें डेमो डॉट टी एक्स टी को ही ओपन करते हैं, और उसमें जो है राइट मोड, अच्छा ये सॉरी, ये तो फाइल ऑपरेशंस आ गए सारे। यहाँ पे मैं इसमें सिर्फ डब्ल्यू देता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, और फिर एफ डॉट राइट मोड यूज करता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें लिखता हूँ कि पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये फुल स्टॉप देता हूँ मैं यहाँ पे। इट मेक्स माई डे व्हेन आई टीच यू ऑल, ठीक है। ये 2 लाइन्स लिखा मैंने, ठीक है। और एज यूजल जैसे कि मैंने बोला था, इसके अंदर हम एफ डॉट क्लोज करते हैं, ठीक है। एफ डॉट क्लोज किया और इसको पहले रन कर लेते हैं, ठीक है। तो रन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज प्रिंट आउट नहीं करना था, इसलिए यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। बट मैं डेमो डॉट टी एक्स टी देखता हूँ, तो ये देखो आ तो गया हम लोग का कि भाई हाँ, पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, इट मेक्स माई डे व्हेन आई टीच यू ऑल, ठीक है। ये आ गया। हाँ, अब चलो मान लो कि अब हम रीड करके देख लेते हैं, क्योंकि फाइनली अब कंटेंट आ गया है, तो अब हम इसमें से रीड करते हैं। ओह नो, ओके, ये यहाँ पे ये दिक्कत हो गई। इसको पूरा ही बैक स्पेस कर लेता हूँ मैं। ये इंसर्ट वाला ऑपरेशन स्टार्ट हो गया और ये डिलीट हो गया। 1 मिनट आना, इसको मैं पूरा क्लियर आउट कर लेता हूँ, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू ओपन करते हैं हम हमारी डेमो डॉट टी एक्स टी, और उसको हम इस बार अब हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इसमें कुछ कुछ चीज़ें लिख ली है। तो अब हम इसे करते हैं एफ डॉट रीड। चलो रीड नहीं करते, रीड लाइन करके देखते हैं एक बार। रीड लाइन करके देखते हैं और एफ डॉट क्लोज करते हैं, ठीक है। एफ डॉट क्लोज किया मैंने, और अब मैं इसको ये करके देखता हूँ। ओके, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये कंटेंट को प्रिंट नहीं करवाया। तो यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे इसमें यहाँ पे मैं इसको एक कंटेंट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, और इसी के नीचे मैं प्रिंट जो है कंटेंट को करवा लेता हूँ, ताकि मुझे कंटेंट दिख जाए एक बार कि मैंने क्या रीड किया है करके। Python is a very easy to learn and understand. Python is very easy to learn and understand. It makes my day when I teach you all. तो ये क्या किया, एक जो लाइन थी, हाँ, वो उसने रीड कर ली। हाँ, अगर मैं रीड लाइंस करता तो भी ये सारी लाइंस आ जाती। रीजन मीन क्या है, मैंने जो है नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखा ही नहीं है। चलो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख के भी देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। राइटिंग समथिंग इन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब हम जो है ना, इसको रीरन करके देखते हैं। एज अ सेड, रीड लाइन सिर्फ एक लाइन को रीड करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सिर्फ ये हुआ। अगर मैं कंटेंट टू नाम से एक और वेरिएबल बना देता हूँ और एफ रीड लाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाता हूँ /n, और यहाँ पे कंटेंट टू, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसे ये करवाता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा प्रिंट हो गया। अब इसे थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। Python is very easy to learn and understand. It makes my day when I teach you all writing something in the next line, ठीक है। ये इस तरह ये रीड लाइन भी हो गया। हाँ, अब इसके अलावा हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, अपेंड वगैरह, राइट वगैरह, अभी तो हमने देख ही रखा है। तो मैक्सिमम बाकी जो ऑपरेशंस है, मैं तुम सबके लिए खेलने के लिए छोड़ देता हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास एक टाइम लिमिट है। सो अभी हम लोग इसको भी क्लोज करते हैं, और ये जो हमारे टेक्स्ट फाइल्स है इन्हें भी क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम फाइनली मेन, एकदम जो मेन कंसेप्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, कि भाई मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं और उनको कैसे ये करते हैं। तो एक बिल्ड इन मॉड्यूल आता है रैंडम करके।
रैंडम क्या करता है, जैसे नाम समझ में आ रहा होगा कि भाई रैंडम क्या बोलते हैं, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है कि रैंडम चीजें करने में हमें हेल्प करता है। तो रैंडम मॉड्यूल जो है एक बिल्ट इन ये है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हाँ, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है। हाँ, ये एक चेक करने का तरीका है गाइस कि अगर कोई जो क्या बोलते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल है कि नहीं, वो देखने के लिए कि ये मतलब प्रेजेंट है कि नहीं, उसको बस एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो अपनी पाइथन स्क्रिप्ट को। और उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि है ना, वो जो मॉड्यूल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट जो है वो ओएस भी एक जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता ही है हमारे साथ। इसके अलावा हम रैंडम का बस एक दो चीजें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एन एक कोई वेरिएबल है, रैंडम डॉट रैंडम कर लेते हैं उसको, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको प्रिंट एन कर लेता हूँ। अब ये रैंडमली कुछ भी जनरेट करके देगा, मुझे खुद को भी नहीं पता है क्या जनरेट करके देगा। देखो ये कुछ भी रैंडमली एक नंबर जनरेट करके दिया। हाँ, अब इसके अलावा एक रैंडेंट करके भी होता है। रैंडेंट जब करूंगा तो तुम लोग को समझ में आएगा। हम रैंडेंट कैसा एक रेंज के बीच में मुझे जनरेट करके देता है कि मान लो जैसे कि मैं कोई एक ऐसा कल सॉफ्टवेयर बनाने जाता हूँ या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम लिखने जाता हूँ जो कि एक लकी ड्रॉ का काम करता है, और लकी ड्रॉ में जो नंबर्स है 1 से लेके 100 के बीच में है। हाँ, अब मैं प्रिंट एन करता हूँ 33। हाँ, फिर से मैं इसको रन करता हूँ 9, इसको फिर रन करता हूँ 99, इसको फिर रन करता हूँ 92, इसको फिर रन करता हूँ 18, इसको फिर रन करता हूँ 12। तो ये हमेशा रैंडम है। हाँ, हो सकता है आप लोग को बाय चांस या बाय लक 13 के बाद वापस 13 मिल जाए या 12 के बाद वापस 12 मिल जाए, बट जनरली इन केस ये जो है बार बार रैंडमली कुछ ना कुछ जनरेट करते रहता है। हाँ, और अब हम एक और फंक्शन देख लेते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। मतलब रैंडम का ही देख लेते हैं। ओएस का जो है इम्प्लीमेंटेशन हम प्रैक्टिकली जब प्रोजेक्ट करने जाएंगे तब हम लोग उसका देख लेंगे। हाँ, ठीक है। एक रैंडम लिस्ट बना के मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि एक एम्प्टी है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ठीक है। 0 से मान लो 100 तक, ठीक है। और n इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडेंट ही ले लेते हैं, और रैंडेंट करके 1 30, ठीक है। ये कर लिया, और रैंडम लिस्ट डॉट अपेंड एन, ठीक है। और अब मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ, प्रिंट यहीं करवाते हैं, रैंडम लिस्ट, ठीक है। ये देखो मेरे पास 100 कॉम्बिनेशन यहाँ पे, 100 कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक रेडी है। 25, फिर 25 का 22 इसने अपेंड किया, 18 अपेंड किया, 14 अपेंड किया, फिर 6 अपेंड किया। ऐसे ऐसे करते हुए इसने अलग अलग मतलब अराउंड अराउंड 99, 0 से लेकर 99 ऐसे ऐसे इसने इंडेक्सेस तक इसने इतने सारे एलिमेंट्स अपेंड किए। ये कोड जो है मैंने जबरदस्ती ये करवाया ताकि मैं ये बता सकूं कि मान लो अगर कुछ ऐसा कुछ बनाते हो, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें मिलती है, तो एक चीज ये भी बना सकते हो कि रैंडमली मान लो, क्योंकि लोग इंसान आजकल बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, तो मान लो कोई एक ऐसी वेबसाइट बनाते हो जिसमें कुछ रैंडमली जनरेट होता है, तो पाइथन के बैकएंड में रैंडम वाले फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हुए कुछ ऐसा एक अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स पैटर्न्स बना सकते हो। अलग अलग चीजें यहाँ से रैंडम मॉड्यूल से प्रिंट करवा के दे सकते हो। सो इट्स जस्ट अ सजेशंस। सो आई होप कि यहाँ पे मॉड्यूल्स के बारे में भी समझ में आ गया हो। और अगर इसके बारे में डिटेल में हमें करना है तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम तब देखेंगे। अब हम जो हमारा फाइनल टॉपिक था एक्सेप्शन हैंडलिंग, वहां पे चलते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक वाला एक कोड लिखते हैं कि जैसे कि ट्राई ब्लॉक में गया मैं। हाँ, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर करके एक मेरा वैल्यू है, उसका ना उसका वैल्यू चलो मान लेते हैं 10 करके, ठीक है। डिनोमिनेटर है, उसकी वैल्यू मान लो 0 है। अब ये तो सभी को पता है कि भाई 10 डिवाइडेड बाय 0 जो है कुछ एक एक्सेप्शनल एरर आना चाहिए कि भाई 0 से डिवाइड नहीं कर सकते करके, ठीक है। तो एक रिजल्ट करके एक बना लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय हम डिनोमिनेटर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया। ओके, सो अब इसके बाद हम एक एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं। ये सिर्फ स्टार्ट है इसलिए मैं एक्सेप्ट ऐसे लिख रहा हूं, वरना यहाँ पे हमेशा एक्सेप्ट के बाद एक एक्सेप्शन लिखेंगे ताकि जो भी एक्सेप्शन हो वो यहाँ पे कैरी आउट हो जाए। ये सिर्फ एक डेमो बताना है इसलिए मैं यहाँ एक्सेप्शन नहीं लिख रहा, ठीक है। हाँ,
एक्सेप्ट प्रिंट एरर कांट डिवाइड बाय, अच्छा हाँ, वो सॉरी, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, और ये मैं एक सिंगल कोट से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। एरर कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कुछ भी एक नंबर देता हूँ, जैसे कि मान लो 90 भी दे दिया, तो ये मेरे को डिवाइड करके ऑब्वियसली दे देगा 0.111 समथिंग। जनरली एक्सेप्शन लिखना चाहिए, हाँ, बट लाइक क्योंकि स्टार्ट था इसलिए मैंने यहाँ एक्सेप्शन नहीं लिखा। हाँ, अब इससे थोड़ा और अच्छा कोड लिखने की कोशिश करते हैं। ट्राई करते हैं हम लोग कि इवन नंबर्स लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ एक लिस्ट में, ठीक है। 2, 4, 6 और 8, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ इतने ही लिखते हैं। और प्रिंट करवाते हैं हम इवन नंबर का इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू हम लोग मान लो कराते हैं 10। अब 10 तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, इंडेक्स वैल्यू अगर गिनना नहीं आता तो बहुत आसान भाषा में बोलता हूँ कि इंडेक्स वैल्यू इसकी जो है वो 0 है, फिर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इंडेक्स वैल्यू के और ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग डे 3 की तरफ बढ़ेंगे, तब जाके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं एक एक्सेप्ट ब्लॉक लिखता हूँ, एक्सेप्ट इंडेक्स एरर करके, और प्रिंट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड यू आर ट्राइंग टू रीच, ठीक है। और एक और कोड लिख लेते हैं, चलो। a is equals to 20, b is equals to 0, c is equals to a divide by b, and then we will do print c। और अब हम एक और अपने हिसाब से एक और एक्सेप्शन लिखते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे हम लिखते हैं 0 डिवीजन एरर, ठीक है। प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर मिनेटर कैन नॉट बी 0, ठीक है। ये प्रिंट करवा लेते हैं। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड यू आर रीचिंग, ठीक है। वो मैंने ये कोड जबरदस्ती इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को ये बताना था कि यहाँ पे अगर एक एक्सेप्शन रेज हो जाता है, तो वो जो है ना ट्राई सीधा इसको इधर फेंक देगा, वो बाद में वापस ट्राई के पास नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट भी हुआ ना, तो ये बाद में ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको चलो मैं मान लो कट करता हूँ और इसके जस्ट नीचे कहीं पेस्ट करता हूँ। अब रन करके देख लेते हैं। जनरेटर कैन नॉट बी 0, मतलब वर्क फ्लो थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई एक बार ट्राई से निकल के और किसी एक्सेप्शन ने पकड़ लिया, वापस हम ट्राई में नहीं घुस सकते। समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ लूपिंग लगाना पड़ेगा, ताकि ये दोनों जो है हम लोग कैरी आउट कर सके। ठीक है। और इसके साथ एक और चीज ये भी होती है कि मान लो सब सब सही है, ठीक है। तो हम एक एल्स मैसेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रिंट, हाँ, एवरीथिंग इस क्लियर करके, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं इसको 1 करवा लेता हूँ, ठीक है। और इसके 10 की जगह मैं इसको 10 कर लेता हूँ। हाँ, अभी ये सब एग्जीक्यूट नॉर्मली हो जाना चाहिए, ठीक है। 2.0 आ गया और 4 आ गया और एवरीथिंग इज क्लियर बता दिया। यानी कि ट्राई और एक्सेप्ट में मान लो अगर कुछ नहीं जाता है, तो फिर है ना एल्स वाला जो पार्ट है वो ऑब्वियसली एग्जीक्यूट हो जाएगा कि भाई हाँ ट्राई वाला सब सही था, तो फिर हम एग्जीक्यूट की तरफ जाते हैं और एग्जीक्यूट में सब सही आ रहा है, तो फिर है ना इसको ये कर लेते हैं। अब हम जो है फाइनली ब्लॉक देख लेते हैं। फाइनली, ठीक है। और इसका मैसेज ही हम वैसा लिख लेते हैं कि आई एम द फाइनली ब्लॉक, आई विल बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम, ठीक है। ठीक है, एवरी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। हाँ, 2.4 आई एम द फाइनल ब्लॉक, आई विल बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। अब मान लो मैं कहीं पे कुछ एरर डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे एरर डालता हूँ क्योंकि पहले 0 डिवीजन एरर ही आएगा। हाँ, तो 0 डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, आई एम द फाइनल ब्लॉक, आई विल बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। हाँ, अब मान लो कि किसी को इसमें डाउट है कि भाई ऐसे में हो पाएगा कि नहीं, वैसे भी करके देख लेते हैं। अब ये वाला है, इसको 120 कर लेते हैं।
index out of the wound you are trying to reach, I am the final block, I will be executed every time. So I hope try except finally भी सबको अब clear होगा. So that was all for today's class. Thanks everyone.